नमस्ते दोस्तों, सरसराहट से मैं माया भोईर आप सभी का अपने हॉरर चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा ईश्वर की कृपा से अच्छे होंगे। सबसे पहला पॉइंट कहूँगी कि मैं अपने चैनल के द्वारा किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना नहीं चाहती। जो लोग इन चीज़ों को नहीं मानते वो इन स्टोरीज़ को हमेशा एंटरटेनमेंट के तौर पे लीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। सेकंड थिंग, जो भी लोग हैं इन चीज़ों को मानते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, स्पिरिचुअल जर्नी, इन सब चीज़ों को मानते हैं, उन सभी को कहूँगी कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जहाँ पर भी होती हो, गलती से भी वहाँ पर हस्तक्षेप ना करें। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। सो मान लीजिए इस बात को। थर्ड थिंग, ये जो स्टोरीज़ है ये मेरे बहुत ही ज़्यादा करीबी लोगों ने उनके साथ घटी हुई घटनाएं मुझे बताई है, या फिर मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे कांटेक्ट में, उन लोगों ने अपनी स्टोरीज़ मुझसे शेयर की है। तो मैं उन्हीं की स्टोरीज़ आप सभी को बताऊंगी और उन्हीं के अंदाज में आप सभी को उनकी घटी स्टोरीज सुनाऊंगी आपको। बट जिन जिन लोगों ने मुझे अपनी स्टोरीज बताई है उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है मुझसे कि माया जी प्लीज़ हमारा नाम या फिर जो घटना जहाँ पर घटी है उस प्लेस का नाम प्लीज़ ना ले तो ज़्यादा बेटर है। एंड ये बात सच है कि ना ही ले किसी का नाम और किसी जगह का नाम तो ज़्यादा बेटर है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आप सभी को मैं स्टोरी सुनाना स्टार्ट करती हूँ। मेरी जो फर्स्ट स्टोरी है, मेरी एक फ्रेंड है जिसने मुझसे शेयर की थी। काल्पनिक नाम ले रही हूँ, काल्पनिक जगह लूँगी, ठीक है, काल्पनिक जगह का नाम लूँगी। तो मेरी जो फ्रेंड थी वो कुछ मतलब ये कुछ हो रही होगी 17-18 साल की। तो वो कहीं से आ रही थी, एक काम के सिलसिले में कहीं बाहर गई हुई थी और वो वहाँ से आ रही थी और उसके साथ कुछ उसके जो दोस्त थे उनके साथ बाय रोड वो आ रही थी। चलिए हम काल्पनिक तौर पे नासिक का नाम ले लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ से जब ये लोग आ रहे थे तो एक रोड स्टार्ट हो गया जहाँ पर बिल्कुल भी स्ट्रीट लाइट नहीं थे, पूरा जंगल एरिया, पूरी तरीके से वो रास्ता सुनसान था। दूर दूर तक एक भी गाड़ी पास नहीं हो रही थी। बहुत मुश्किल से उसने एक आध गाड़ी पास होते हुए देखी और वो भी ट्रक। तो इतना घुप अंधेरा था वहां पर कि आप सोच भी नहीं सकते। तो उसने मतलब पूछा जो उनके साथ थे, मेल भी थे, तो जिसने ये स्टोरी उसको सुनाई उसका नाम था आशीष। तो मेरी जो फ्रेंड है उसने पूछा कि आशीष दादा एक बात तो बताना, यहाँ पर इतनी मतलब सुनसान जगह दिख रही है, कोई किसी की गाड़ी आते हुए नहीं नजर आ रही, तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, ऐसा क्यों? तब आशीष दादा जो थे उन्होंने बताया कि देखो ये जो रास्ता है ये हॉन्टेड रास्ता है। तो वो थोड़ा सा डर भी गई और उसे लगा करके मजाक कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मेरी फ्रेंड ने कहा नहीं नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप मुझे डरा रहे हो क्योंकि गुप अंधेरा है तो शायद मैं डर जाऊं, इसके लिए आप मुझे डरा रहे हो, आप कुछ भी बता रहे हो। तो उन्होंने बोला देखो
इस रास्ते पर एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा आने जाने वाले लोगों के पास से बीड़ी, आपको बीड़ी पता होगी, जो गांव के लोग या फिर कुछ लोग ऐसे छोटी सी आती है, सिगरेट जैसी फूकी जाती है, तो वो बीड़ी और माचिस मांगती है, ठीक है। वैसे सामने नहीं आती, बट बीड़ी और माचिस उसके लिए वहां पर फेंक कर जानी पड़ती है। चाहे कोई भी आने जाने वाली गाड़ी हो, उन्हें वो करना ही पड़ता है। और अगर उन्होंने गलती से भी वो नहीं किया तो आगे जाकर उनके साथ कुछ भी हादसा होता है। या तो उनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है, या तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, या तो फिर उनका कुछ ना कुछ तो सामान अगर ऊपर गाड़ी के ऊपर अगर रखा हो, तो वहां पर पहले गाड़ियों पर कैरियर थे, तो वहां पर अगर रखा हो तो वो गिर जाता था। तो मेरी जो फ्रेंड थी वो बोली, कुछ भी आशीष दादा, आप कुछ भी बोले जा रहे हो और आपको लगता है कि मैं आप पर विश्वास करूंगी? तो उन्होंने बोला, आपको देखना है? तो इसने बोला हाँ ठीक है। बोले अभी रास्ता स्टार्ट होने वाला है और वो प्रॉपर स्पॉट आने पर अगर हमने बीड़ी और माचिस अगर नहीं डाली तो फिर उसके बाद देखो क्या होता है। तो ये मजाक लेकर छोड़ दिया इसने सोचा मजाक कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। फिर जो प्रॉपर स्पॉट था वो आया और इन लोगों ने आशीष भैया ने बोला ड्राइवर से कि देख, फेंकना नहीं बीड़ी और ये माचिस, हम थोड़ा और आगे जाते हैं फिर देखते हैं। तो ड्राइवर ने बोला नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला एक 4-8 कदम तो हम जा ही सकते आगे। बोले ठीक है। और इन लोगों ने वो बीड़ी और माचिस फेंकी नहीं। और जिस स्पॉट पर वो बीड़ी और माचिस फेंकनी थी वो उन लोगों ने नहीं फेंकी। कुछ 4 से 5 कदम गई होगी गाड़ी, धड़ाम करके इनके ऊपर का लगेज पीछे गिर गया और इतनी जोर से आवाज आई। और जिस आशीष भैया ने बोला था कि माचिस और बीड़ी ना फेंकना, उसी का सामान वो गिर गया था। क्योंकि वो जो भी एंटिटी थी उसे पता चल चुका था कि ये इसी बंदे का काम है, इसी ने मना किया है बीड़ी और माचिस ना फेंकने के लिए, इसीलिए उसने उसी के सामान का नुकसान कर दिया। एंटिटीज को भी देखो कैसे पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर इंसान ने मेरे साथ ये मजाक किया है, इसी का ये सामान है और मुझे इसी के सामान का वो नुकसान करना है। तो भाई गाड़ी इन लोगों ने साइड में रोक दी। ओके, फिर ये सब लोग बाहर निकल कर आए। पूरा घुप अंधेरा था, इतनी सी भी लाइट नहीं थी। और उस वक्त जब ये बात हुई, उन दिनों मोबाइल्स नहीं थे, ठीक है, मोबाइल्स नहीं थे, तो टॉर्च का तो मतलब मोबाइल टॉर्च का तो सवाल ही नहीं था। फिर ये लोग गए, पीछे से वो सामान उठाकर लेकर आए और वो फिर से पैक कर दिया सामान। और फिर ये सब लोग गाड़ी में बैठे, थोड़ी देर टहलने लगे वहाँ पर। और फिर सब लोग मेरी दोस्त को डराने लगे, देख इधर से आया, देख उधर से आया, और वो डरने लगी। और मतलब जो कुछ भी उन्होंने बोला था वो तो सच हुआ। इतना टाइट बांधने के बावजूद भी उनका सामान वहाँ पर गिर गया। फिर सब लोग गाड़ी में बैठे और निकलने लगे वापस। वो लोग भूल गए कि हमें माचिस और वो बीड़ी फेंकनी है। तो ये गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है। एक अचानक से अजीब सी आवाज आने लगी, ऐसे जैसे कि कोई जोर से सांस ले रहा है छोड़ रहा है, जोर से सांस ले रहा है छोड़ रहा है। सब लोग आसपास देखने लगे लेकिन किसी को कोई नजर नहीं आ रहा था। लेकिन आशीष भैया को जो समझना था और ड्राइवर भैया को जो समझना था वो समझ चुके थे। तब उन्होंने कहा कि बस हो गई मस्ती, अब निकालो बीड़ी और माचिस, बीड़ी जलाओ
और इस रास्ते पे फेंको, माफ़ी मांगो उन बाबा से और यहाँ से निकलो। तो जो गाड़ी 5 से 10 मिनट से स्टार्ट नहीं हो रही थी, इन लोगों ने जैसे ही वो बीड़ी और माचिस वहाँ पर उस रास्ते पर फेंकी, माफ़ी मांगी और जैसे स्टार्ट की गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो ये इतना हॉरिबल इंसिडेंट था कि मतलब मेरी जो फ्रेंड थी वो पूरी तरीके से हिल गई, और मेरी फ्रेंड तो हिल ही गई, लेकिन जितने लोग उस गाड़ी में बैठे थे आशीष भैया के साथ, वो लोग भी एकदम से डर गए थे। फिर स्टार्ट हो गई भूतों की कहानियाँ, है ना। तो एक इंसिडेंट होने के बाद फिर एक सिलसिला चल पड़ता है कि भाई तेरे साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, इसके साथ क्या हुआ। तो आशीष भैया ने फिर से और एक स्टोरी सुनाई मेरी दोस्त को। जो भी आशीष भैया, आपका नाम मैंने अलग चेंज करके बताया है। अगर आप समझ रहे हो कि ये किसकी स्टोरी मैं सुना रही हूँ, तो ज़रूर समझ जाओगे आप कि ये आप ही की कहानियाँ हैं। एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरी फ्रेंड को ये सारी कहानियाँ सुनाई, जो आज मुझे अपने चैनल पे सुनाने का मौका मिला आपकी तरफ से। थैंक यू सो मच। तो फिर मेरी दोस्त ने भी कहा कि भैया और एक कहानी सुना दो ना। उसने बोला ठीक है। तो चलिए हम लेते हैं दादर स्टेशन। ओके, दादर स्टेशन पर ये घटना घटी थी। मतलब ये प्रॉपर दादर स्टेशन की नहीं है, मैं एक मनगढ़ंत जगह आपको बता रही हूँ, प्रॉपर जगह आपको नहीं बताऊंगी। वैसे देखा जाए तो बताने में कोई हर्ज नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। तो जो आशीष दादा थे, उनके जो पिताजी थे वो गांव गए हुए थे। ओके, तो उनके पिताजी और उनके जो नेबर कह सकते हैं, या फिर कुछ कदमों की दूरी पर, मतलब एक गली से अलग गली में आशीष दादा के पिताजी के कोई एक दोस्त रहा करते थे। दोनों भी बहुत पक्के दोस्त, बचपन के दोस्त। ठीक है। तो जब आशीष के पिताजी गांव जा रहे थे, तब उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि मैं 8 दिन के लिए गांव जाकर आ रहा हूँ, तो आएगा? तो उसने बोला नहीं यार, तू जा, मेरा मन नहीं है। उसने बोला ठीक है, जिम्मेदारियां है घर में। तो उन्होंने भी समझ लिया कि ठीक है, कोई बात नहीं। आशीष के पिताजी यानी अंकल जी गांव गए। तो चलिए हम उनका नाम त्रिभुवन अंकल रखते हैं। जो आशीष के पिताजी हैं उनका नाम त्रिभुवन अंकल रखते हैं। और आशीष के पिताजी के जो फ्रेंड थे उनका नाम हम अशोक रखते हैं। चलिए, तो अशोक जी तो रह गए दादर में, ठीक है, अपने घर में। और त्रिभुवन अंकल जी गए अपने गांव। वो 8 दिन में आने वाले थे, लेकिन उनको नहीं आने मिला, क्योंकि गांव में भी कुछ खेती बाड़ी का काम था, जिस वजह से वो नहीं आ पाए जल्दी। और उन्हें आते आते कुछ 10-12 दिन लग गए, 12-15 दिन लग गए। तो आशीष के पिताजी यानी त्रिभुवन अंकल ने अपने घर वालों को सरप्राइज देने का सोचा, इसलिए उन्होंने अपने घर वालों को, ना ही अपने दोस्त को इन्फॉर्म किया कि मैं आ रहा हूँ। और त्रिभुवन अंकल जिस ट्रेन से आ रहे थे, वो ट्रेन बीच में ही बहुत ज़्यादा लेट हो गई। जहाँ पर उनको 8 से 9 बजे तक पहुँचना था, उनको रात के 2-2:30 बज गए। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ट्रेन लेट चल रही थी और दादर स्टेशन पर वो उतर गए। अब दादर स्टेशन से उनको एक ब्रिज क्रॉस करना था, लेकिन ब्रिज कौन क्रॉस करेगा? ये बहुत गलतियां लोग करते हैं।
कि क्यों इतनी स्टेप्स चढ़नी और ब्रिज क्रॉस करने, तो उस वजह से उन्होंने ब्रिज क्रॉस करना मुनासिब नहीं समझा। और वो हमेशा यही चीज़ करते थे, वो और उनके दोस्त हमेशा ट्रैक को क्रॉस करके आया जाया करते थे। तो त्रिभुवन अंकल सीधा, और उनके पास बड़ी बड़ी बोरियां थी, क्योंकि गांव से जब वो आ रहे थे तो वहाँ से कुछ धान के बोरियां वो लेकर आए, जैसे चावल होगा, गेहूं होगा, तो ऐसी बोरियां वो लेकर आ रहे थे ऐसे। तो भाई हट्टे कट्टे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, उस वजह से इतनी बोरियां वो मतलब उठा सकते थे, इतना हैवी वज़न वो उठा पाते थे। तो वो आ रहे थे, तो क्या हुआ, क्रॉस कर रहे थे वो वहाँ पर, तो बीच में ही उनको मतलब पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा थकावट लगने लगी सॉरी। तो एक स्पॉट पर आने के बाद इनको ऐसा लगा कि पीछे से कोई चल कर आ रहा है। त्रिभुवन अंकल को लगा कि पीछे मेरे कोई है, कोई चल कर आ रहा है, और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अशोक अंकल थे, यानी कि त्रिभुवन अंकल के जो बेस्ट फ्रेंड थे वो थे। तो त्रिभुवन अंकल ने बैटरी ऐसे घुमाकर देखी कि सच में मेरा दोस्त है या कोई और है, हो सकता है ना, हाँ, बहुत लोग आते जाते थे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था कि वो अकेले ही। तो उन्होंने देखा तो वो अशोक अंकल ही थे। तो त्रिभुवन अंकल ने पूछा, अरे रात के 2-2:30 बज रहे हैं और तू क्या कर रहा है यहाँ पर, तू घर पे नहीं गया, गया कहाँ था? तब उन्होंने सिर्फ स्माइल दी और कहा, मतलब ऐसे इशारे से कहा कि सामान मेरे पास दे दे। तो अभी ये अच्छे दोस्त, उन्होंने दे दिया वो सामान उनके पास। तो उन्होंने वो बोरी उठाई और चलने लगे दोनों दोस्त, और कुछ 10-15 मिनट उनको ट्रैक पे से चलना था, तो चलने लगे दोनों दोस्त। तो त्रिभुवन अंकल ने पूछा, यार तू अभी तो बता, तू इतनी रात गए क्या कर रहा है? तो अशोक अंकल ने कहा कि मुझे पता चला था ना कि तू आ रहा है, इसके लिए मैं तुझे लेने आया। तो अशोक अंकल ये क्या बोल रहे हैं? त्रिभुवन अंकल समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरीके से बोल रहा है मुझे कि मैं तुझे लेने आया, जबकि मैंने सबको सरप्राइज देने का सोचा था, मैंने घर में किसी को नहीं बताया था, इसको कुछ नहीं बताया था, और उस वक्त तो फ़ोन ही नहीं थे, लैंडलाइंस थे, और इतना कोई फ़ोन कॉल्स करता नहीं था। तो इन्होंने सोचा कि ये मजाक कर रहा है, कहीं जाकर आया है लेकिन बताना नहीं चाहता, कोई बात नहीं। इन्होंने, त्रिभुवन अंकल ने कुछ नहीं कहा। फिर जब इनका स्पॉट आया कि यहाँ से अब ट्रैक से निकलना है और घर का रास्ता पकड़ना है, तब त्रिभुवन अंकल को वो अशोक अंकल ने ट्रैक से उतारा और फिर वो बोरियां अपने उनके हाथ में दे दी, बोला ये ले और अब तू जा। तो त्रिभुवन अंकल बोलने लगे, ये ले और अब तू जा कह रहा है, क्यों भाई, तू क्यों नहीं आ रहा है? तो त्रिभुवन अंकल को अशोक अंकल ने कहा कि वो क्या है ना, मैं एक्चुअली कहीं जा रहा था, मैंने तेरे साथ मजाक किया, मेरी ट्रेन है, मुझे कहीं जाना है, ठीक है, तो आज रात को मैं जा रहा हूँ, बस तुझे मिलने के लिए मैं आया था। तो त्रिभुवन अंकल को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या बोले जा रहा है। फिर भी अंकल थके हुए थे, नींद आ रही थी, तो इसलिए अंकल ने बोला, ठीक है भाई, तू जहाँ पर जा रहा है संभल कर जाना, ठीक है, कल मिलते हैं। तो अशोक अंकल ने बस एक स्माइल दी, कुछ नहीं बोले और चले गए। फिर अंकल आए, उन्होंने मतलब और 5 मिनट पर उनके घर का रास्ता था, स्टेशन के करीब ही रहा करते थे ये लोग। तो गए अशोक अंकल, त्रिभुवन अंकल गए अपने घर पे, नॉक किया, घर वाले सरप्राइज हो गए, खुश हो गए कि भाई चलो आ गए, आशीष भैया खुश हो गए, पापा आ गए, सामान वामान रखा। और फिर बहुत रात हो चुकी थी, 3-3:15 बज चुके थे, सब नींद में थे और अंकल थके हुए थे, त्रिभुवन अंकल, तो इसलिए सब लोग सो गए। जब सुबह सब लोग उठे तब त्रिभुवन अंकल ने
अच्छे से नहा धोकर बैठे चाय वगैरह पीने के लिए, तब घर वालों को बताने लगे, यार कल एक अजीब चीज हुई। बोले क्या हो गया? तो मतलब उनकी वाइफ ने पूछा, शांति आंटी ने, कि क्या हुआ? तो बोलने लगे, कल अशोक मुझे ट्रैक पे मिल गया। मैं ट्रैक पे से उतरा सामान लेकर, तो मुझे हैवी लग रहा था सामान, में जैसे तैसे पकड़ के चल रहा था। तो अशोक मुझे मिला और बोलने लगा करके, चल मैं तुझे छोड़ता हूँ। मतलब ज़्यादा बात नहीं की उसने मुझसे, लेकिन कल उसका बिहेवियर भी बहुत अलग था। मैं समझ नहीं पाया ये ऐसे कैसे बिहेव कर रहा है। फिर भी शायद क्या पता किसी टेंशन में रहा हो, और मैं भी बहुत थक गया था, इसके लिए मैंने ज़्यादा कुछ उससे पूछा नहीं। बस जैसे ही ट्रैक ख़त्म होने आया, मतलब अपना जो घर का गली का रास्ता आया, उसने सामान ट्रैक से निकाल कर मुझे दे दिया, रखा, और कहने लगा, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे जाना है कहीं पर। तो मैंने उससे कहा कि चल घर पे चल। तो उसने मना कर दिया, कहने लगा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं जाता हूँ। अब मैं तुझसे मिलने आया था। क्या मैंने तुम लोगों को नहीं बताया, उसको नहीं बताया, उसे पता कैसे चला? मैं ही समझ नहीं पा रहा हूँ। तब ये बातें सुनकर त्रिभुवन अंकल की जो वाइफ है शांति आंटी, और जो आशीष भैया है, और उनके बाकी के भाई बहन थे, वो सारे के सारे मतलब इस तरीके से उनके एक्सप्रेशंस थे। तो अंकल ने देखा सबके चेहरे की तरफ, ये क्या देख रहे हैं, मतलब ये क्या, तुम लोग किस तरीके से देख रहे हो मेरी तरफ? तो शांति आंटी ने पानी लेकर आई, ग्लास पानी का लेकर आए और अंकल को दे दिया, बोले पी लो। तो अंकल समझ नहीं पा रहे थे, कल से उनको बहुत अजीब अजीब चीज़ें ये लोग, मतलब पहले अशोक अंकल, अब उनकी वाइफ, उनके बच्चे, जिस तरीके से उनका बिहेवियर था उनके पास। तो फिर उन्होंने पानी वानी पिया, और आंटी ने बताना स्टार्ट किया कि आप जब गए तो जो अशोक भैया है, यानी कि त्रिभुवन अंकल के जो दोस्त, तो अशोक भैया है, वो भी घर पे आए और उन्होंने पूछा कि त्रिभुवन कब तक आएगा। तो आपने भी बताया था उसे कि 8 दिन लगेंगे, तो पता नहीं उसे क्यों रहा नहीं जा रहा था। आप जिस दिन गए उसके 3 दिन बाद उन्होंने भी अपना सामान पैक किया और गांव निकलने लगे। मुझे भी आकर, हमें भी आकर बताया कि मैं जा रहा हूँ, कुछ देना है त्रिभुवन के लिए तो भिजवा दो। तो हमने कहा सब कुछ लेकर गए हैं, कोई बात नहीं, आप जाइए। तो गए अशोक भैया। तो जब वो ट्रैक क्रॉस कर रहे थे, उनका जो पैर है ट्रैक के बीच में फंस गया, और ट्रैक के बीच में पैर फंसने के वजह से, और वो भी रात के टाइम पे जा रहे थे, जिस वजह से उन्हें नज़र नहीं आया कि वो 2 ट्रैक के बीच में पैर रख रहे हैं। जो होता है ना ऐसे, ट्रैक एक दूसरे से जुड़ता है, ऐसे होता है, वापस जुड़ता है, तो उस तरीके के जगह पर उनका एक पैर फंस गया। और जैसे ही उनका पैर फंस गया, थोड़ा एक 5 मिनट, और रात होने की वजह से उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं था, और ट्रेन आई और उन्हें उड़ाकर चली गई, और वो वहीं पर ऑन द स्पॉट चले गए। तो ये सुनते ही त्रिभुवन अंकल मतलब डरे या रोए, क्या करे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जैसे शॉक्ड पोजीशन में वो चले गए थे। तो उनके बच्चों ने, उनकी वाइफ ने उन्हें पानी वानी पिलाया, हिला हिला कर जगाया, और जब उन्होंने रोना स्टार्ट किया तो आसपास के सारे लोग जमा हो गए थे। त्रिभुवन अंकल को रोते हुए देखकर अशोक अंकल के जो घर वाले थे उनको बुलाया गया, और तब जाकर
पता चला कि त्रिभुवन अंकल से मिलने की जो आस उनकी बची थी अशोक अंकल की, और उनको हेल्प करने की जो उनको व्हाट वी से आस ही कहेंगे, तो वो थी, वो उन्होंने आखिरी वक्त में आकर पूरी करी। उनको ये डर था कि जिस जगह पर मेरा पैर फंस गया, कहीं त्रिभुवन का भी पैर ना फंसे, कहीं इसका भी कुछ बुरा ना हो जाए, क्योंकि रात बहुत थी, अंधेरा बहुत था। तो तब त्रिभुवन अंकल अपने दोस्त को आखिरी मिलने आए थे, उनको आखिरी देखने आए थे, जो कि वो गांव जाकर उनसे मिलना चाहते थे। वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन लकीली अंकल लेट आए, उनकी ट्रेन लेट हो गई। क्या पता, डेस्टिनी ऐसी थी कि इनका जहाँ पर 9 बजे पहुँचना था स्टेशन पे, तो ये डायरेक्टली 2-2:30 बजे पहुँचे, और फिर ये ट्रैक से जाते वक्त उनका दोस्त उन्हें मिलने आया। तो ये हॉरर स्टोरी भी हुई और हार्ट टचिंग स्टोरी भी हुई। एक दोस्त मरने के बाद भी अपने बेस्ट फ्रेंड को मिलने आया, इससे ज़्यादा, इससे गहरा प्यार क्या हो सकता है? इससे सच्ची दोस्ती मुझे नहीं लगती किसी की हो सकती है। इसीलिए दोस्तों, दोस्ती करो तो ऐसी करो कि दुनिया आपकी मिसाल दे। तो जो लोग भी अपने बेस्ट फ्रेंड से जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े। अगर किसी से नाता बनाते हो तो दिल से बनाओ। देखो, दोस्त 1 या 2 रखो, लेकिन ऐसे रखो जो आपकी टाइम पर आकर जान बचाए, आपके लिए टाइम पर आकर जान देने को भी तैयार हो जाए। दोस्ती ऐसे लोगों से करो, दोस्ती ऐसे लोगों में रखो। 10 दोस्त रखोगे, उसमें से 7 से 8 दोस्त आपके नाम पर गालियां दे, आपको बैक बिचिंग करे, इसे मैं तो नहीं दोस्ती कहती हूँ। कोई बात नहीं, चलिए दोस्तों, तो ये थी सरसराहट से माया भोईर, आपकी हॉरर स्टोरी टेलर। आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी, मेरी ये कोशिश कैसी लगी, बताइएगा ज़रूर, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर किसी की स्टोरीज़ हो तो ज़रूर हमें कांटेक्ट करें, ठीक है। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी स्टोरी सुनते हैं, देखते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक तक नहीं करते, क्योंकि हमें तो दिख जाता है कि इतने इतने व्यूअर्स ने देखे। हाँ, कौन है व्यूअर्स वो नहीं समझ में आता, बट जिन्होंने देखी है वो नंबर्स तो आते हैं कि भाई इतने लोगों ने देखी है, तो सब्सक्रिप्शन तो उससे भी कम है। तो प्लीज़ हो सके तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दिल से खुशी होगी। थैंक यू। मिलती हूँ मैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।